नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने आगामी 30 मई से 30 जून तक चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा घोषित की और उन्होंने कहा कि 30 मई से बीजेपी बूथ लेवल पर जाके प्रत्येक नागरिक से संपर्क करने का काम करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए मिस कॉल देने का कार्यक्रम होगा। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी आम जनता को जानकारी देने का काम होगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इससे सभी 5 लोकसभा सीटों में एक बड़ी जनसभा होनी है, जिसको केंद्रीय नेता संबोधित करेंगे। साथ ही एक सभा को प्रधानमंत्री मोदी भी उत्तराखंड आकर संबोधित करेंगे। वहीं सह प्रभारी रेखा वर्मा ने कहा कि आगामी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है और बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से संपर्क अभियान चलाया जाएगा। बैठक में तय हुआ है कि उत्तराखंड की हर विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे मिलकर जनसभा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मोर्चे यात्राएं निकालेंगे, लाभार्थी तक संपर्क करेंगे। हर बूथ पर पार्टी का कार्यकर्ता हर घर पे जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आशीर्वाद लेगा। उत्तराखंड के अंदर आज इस बैठक में तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी हर लोकसभा पर एक बड़ी जनसभा भी करेगी। केंद्र सरकार के 10वें वर्ष में प्रवेश का जो तिथि है 30 मई से लेकर 30 जून तक के कार्यक्रम, तो जनसंपर्क के कार्यक्रम है। देश के ऐसे वरिष्ठतम नागरिकों से संपर्क के कार्यक्रम है और विकास की योजनाएं घर घर तक पहुंचे। हमारी केंद्र सरकार की प्रदेश सरकार विकास योजना उसके लिए कार्य योजना हमने तैयार की है। उसका व्यापक स्वरूप इस बैठक में तय हुआ है और मैं कह सकता हूं कि आगामी दिनों के अंदर पूरा माह, जिसमें हम लोग वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से भेंट का विषय हो और लाभार्थियों के सम्मेलन का विषय हो, युवाओं के द्वारा युवाओं संपर्क का विषय हो, महिलाओं के अनेकों जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, ऐसे उन सब के बीच में जाकर हम केंद्र और प्रदेश की उपलब्धि को बताने वाले हैं। उन सब की कार्य योजना इस बैठक में बनाई है। कार्य समिति की बैठक हम लोग अक्सर करते रहते हैं और हमारा जो संगठन है वो कैसे मजबूत हो इसकी हम लोग चिंता करते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियों को देते हुए हम बहुत सारे अभियान चलाते हैं जिससे हमारे कार्यकर्ता बूथ तक जाएं और बूथ को मजबूत करें। ऐसी कार्य समिति में हमारी चर्चा होती है। हमारी रूटीन में होती है। हम एक संगठन में पारंगत हैं। जो लोकतंत्र के लिए संगठन की आवश्यकता होती है वो अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। इसीलिए हम विश्व की नंबर 1 की पार्टी बने हैं। बूथ, गांव हमारे पास पन्ना प्रमुख तक हमारे पास है। आपने देख लिया है कि पन्ना प्रमुख के बल पर हम लोगों ने गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। इसी तरह से चुनावी वर्ष भी है, लेकिन हम सतत काम करने वाले लोग हैं। जब हम चुनाव जीतते हैं या जीतने से रह जाते हैं, उसके दूसरे दिन से ही हम जनता के कामों में लग जाते हैं। पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जिस तरह विकास के कार्य हुए हैं, इतिहास रचा है, आम जन को विकास से जोड़ा है, रेहड़ी ठेली फुटपाथ पे बैठने वाले की भी चिंता की है। ऐसे सब कार्यों को लेकर के 30 जून तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। 30 मई को एक बड़ी रैली प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा होगी, जिससे सभी लोग। और राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी क्षेत्र में बाघों का कुनबा बढ़ाने की कवायद में आज फिर कॉर्बेट से लाई गई एक और बाघिन को मोतीचूर रेंज के जंगल में छोड़ा गया। इस बार बाघिन को रिलीज के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय वन मंत्री धर्मेंद्र यादव समेत उत्तराखंड वन मंत्री सुबोध उनियाल और प्रमुख सचिव और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सुबह करीब 6:30 बजे मुख्यमंत्री ने बाघिन को छोड़ने के लिए बाड़े का गेट खोला। इस कार्यक्रम के लिए पार्क प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां पूरी की थी। इस बाघिन को सोमवार रात को कॉर्बेट पार्क से मोतीचूर रेंज लाया गया था, यहां उसे बाड़े में रखा गया है। इस दौरान बाघिन के व्यवहार व स्वास्थ्य की निगरानी की गई। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी पार्क के इस हिस्से में बाघ और बाघिनों को शिफ्ट किया जा रहा है। इससे पहले 24 दिसंबर 2020 को एक बाघ और 9 जनवरी 2021 को एक बाघिन को यहां लाया जा चुका है। आने वाले दिनों में अभी 2 और बाघ यहां लाए जाने की योजना है।
मोतीचूर राजाजी नेशनल पार्क हमारा देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी जनपद और इस पूरे क्षेत्र में ऋषिकेश जो एक हमारा पर्यटन का बड़ा हब है, लोगों का बड़ी संख्या में आना जाना रहता है, उस क्षेत्र में भी पर्यटन बढ़े और लोग यहाँ भी इसको देखने आए, इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आए। इस उद्देश्य से आज यहाँ पर मादा टाइगर को यहाँ पर आज छोड़ा जा रहा है। निश्चित रूप से ये इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाने के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए एक मील का पत्थर साबित। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2000 के नोट के सर्कुलेशन से बाहर किए जाने के फैसले का स्वागत किया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अब तक एक के बाद एक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और इसी का परिणाम रहा कि कठिन परिस्थितियों में भी देश की प्रगति की रफ्तार थमी नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित में पहले नोटबंदी की गई थी और इसी क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक ने अब 2000 के नोट को प्रचलन से बाहर करने का फैसला लिया। जो नोटबंदी हुई थी उसका परिणाम लगातार हम सबको देखने को मिल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत सारे कठिन समय में भी अर्थव्यवस्था में प्रगति रुकी नहीं। जहां हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होते थे, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए, वहीं हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश जो काला बाजारी और तमाम प्रकार से भारत के लचर व्यवस्था के कारण से काला धन और तमाम प्रकार की जो तस्करियां ये सब होते थे, उसके परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, किस प्रकार से भुखमरी हो रही है, किस प्रकार से वहाँ पर बेरोजगारी, बेकारी बढ़ी है, ये हमारे सामने उसका परिणाम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पहले नोटबंदी करी और अभी आरबीआई ने जो निर्णय लिया है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका एक कथन कि इस जो काले धन का जो व्यापार है, काले धन का जो काम है, उसको पूरी तरह से जड़ से समाप्त करूंगा, उन्होंने कहा था, वो इस दिशा में आगे बढ़। प्रचलन से बाहर कर दिया तो कुछ अच्छा ही सोच के मोदी जी ने किया होगा। और क्योंकि मोदी जी को पता रहता है किन घरों में कितना माल है, तो उनका चश्मा ही ऐसा है कि मशीनें बुलाई जा रही हैं गिनती के लिए। कुछ लोग आज की तारीख में इस दिशा में बढ़ रहे होंगे तो उनके लिए झटका है। तो 2000 के नोट को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की शुक्रवार को घोषणा की गई। हालांकि इस मूल्य के नोट को बैंकों में 23 मई से जमा या बदला जा सकता है। आरबीआई ने कहा कि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से 2000 रुपए का नोट देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 2000 की नोटबंदी को केंद्र सरकार का बेहतर कदम बताया। जो देश के हित में है वो हमारी सरकार करती है और परिणाम उसके अच्छे आते हैं। चिल्लाने वाले आज भी चिल्ला ही रहे हैं। कई लोगों के नोट सड़ गए, कई लोगों के नोट ज़मीन दोज हो गए, कई लोगों ने उस समय नदियों में बहा दिए। वो रिकॉर्डेड नहीं थे, कहीं रिकॉर्ड नहीं था उसका। लोग कहते थे कि अगले इलेक्शन का नतीजा बड़ा ख़राब जाएगा। जो 2014 में हमारी सीटें आई उससे काफ़ी बढ़ के हमारी 2019 में आई। और देश भर में 2000 रुपए की नोटबंदी कर दी गई है। आरबीआई ने नोटों को वापस लिए जाने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले पर विपक्षी दलों ने जमकर हमला बोला। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और विधायक प्रीतम सिंह ने केंद्र सरकार के इस कदम को कर्नाटक चुनाव की हार का नतीजा बताया। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने पुराने 500 और 1000 के नोट बंद किए तो एकाएक वो जो है टेलीविजन में अवतरित हुए और उन्होंने घोषणा कर दी कि 500 और 1000 के नोट जो है आज से चलन से बाहर हो गए। उसके बाद देश में जिस तरीके का वातावरण बना, कई सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई और अब फिर एक बार 2000 का नोट बंद कर दिया। हम तो उस समय भी समझ रहे थे कि आपने 1000 रुपये का नोट ये कह के बंद किया कि ये बंद होगा तो काला धन आएगा। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने विवेकपूर्ण निर्णय भी कहूँगा, कुछ
कर्नाटका की हार की खींच भी इसमें खिसियानी बम बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि पिछले बार जो नोटबंदी हुई उसका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। ना तो आतंकवाद रुका, आतंकवादियों को के पास से भी 2000 के नोट और अन्य नोट पाए गए। उसके अलावा ब्लैक मनी में जहाँ तक बात आई, आरबीआई ने जो जाली करेंसी पकड़ी है उसमें 2000 से ज़्यादा 500 के नोट जाली पकड़े हैं, ये आरबीआई ने ही बताया है। तो पिछले बार नोट जब बंद किया 1000 रुपये के, 2000 का नोट बनाया, नई छपाई में बहुत पैसा खर्च हुआ। उसके अलावा एटीएम को नए तरीके से सेट करने में बहुत पैसा। और बीजेपी सांसदों द्वारा गोद लिए गए गांव को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवाल पर सांसदों ने प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने 5 साल में 5 गांव गोद लिए, जिनमें सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई। कांग्रेस के सवाल पर हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं होता तो कुछ ना कुछ बोलती है। अब उनके कुछ न कुछ बोलने का क्या जवाब दिया जा सकता है? लोग, जनता ही उनको जवाब देती रहती है। उनको ही पता नहीं चलता वो बोल क्या रहे हैं और वो सही है कि नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस पर बहुत ज़्यादा लोगों का भरोसा नहीं रहे ना उनकी बातों पर रहा है। कांग्रेस के पास 5 साल में 5 गांव ऐसे हमने लिए थे, तो चमोली में, पौड़ी में है, टेरी के अंदर है, रुद्रप्रयाग में है, सभी गतिमान हैं। सभी के यहाँ विकास जो जो आवश्यकता थी, जरूरत थी, और वहाँ वो हो रहे हैं। एक बार सभी जगह अधिकारियों के साथ बैठकें हुई हैं, जिले के जो महत्वपूर्ण विभाग थे, और उसके बाद वो कार्य को परिणति दे रहे हैं। और मसूरी में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे टिहरी के बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि उनके द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन किया गया है कि उत्तराखंड का जितना वार्षिक बजट है उससे ज्यादा आर्थिक संसाधन टिहरी जनपद जुटा सकता है। उन्होंने कहा कि जब देहरादून से टिहरी के लिए टनल का निर्माण हो जाएगा और उनकी कोशिश है कि मलेथा से मरोड़ा को 4 धाम से जोड़ दिया जाए, इसके लिए कनेक्टिविटी का भी निर्माण कराया जा रहा है। इस समय जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे जो हमारी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहती है और बहुत अच्छे ढंग से जो है आगे का, यहाँ तक कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में 400 के आंकड़े को हम पार करेंगे। आज की डेट आप नोट कर लीजिए। हमारे इसमें मैं नहीं लगता कि कोई चुनौती है हमारे सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने, लेकिन हमको उसकी वजह से जो है खरगोश नहीं हो जाना है। हमको निरंतर प्रयास करना है और हम उस आंकड़े को और आगे बढ़ा सकें। और यहाँ मुझे पूरा भरोसा है कि 5 की 5 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी। प्रियंका गांधी के वरिष्ठ सलाहकार और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हरिद्वार में 2024 के चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्रीय दल में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो नरेंद्र मोदी को चुनाव हरा सके, इस बात का भी जिक्र किया। और लोकप्रिय चेहरा है प्रियंका गांधी, ऐसे में सभी को एक होकर प्रियंका गांधी को पीएम कैंडिडेट बनाना चाहिए। 2024 का जो चुनाव है वो चेहरों का चुनाव है और नरेंद्र मोदी इस देश के बहुत बड़े चेहरे हैं। तो अगर विपक्ष चाहता है कि नरेंद्र मोदी को हराया जाए, मैं विपक्ष से ये चाहता हूं कि वो नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई चेहरा पेश करे, क्योंकि बिना दूल्हे की बारात नहीं होती है, बिना चेहरे के चुनाव नहीं होगा। और आज प्रियंका गांधी जी एक बहुत बड़ा चेहरा है। देश की जनता उनमें इंदिरा गांधी जी की झलक देखती है। जहां तक सवाल चुनाव का है तो मैं संतों की मांग से सहमत हूं, क्योंकि देवभूमि और पवित्र नगरी हरिद्वार का सांसद अगर कोई साधु होता है तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूं। जैसे भीष्म पितामह सिंहासन से बंधे थे हस्तिनापुर के, ऐसे ही मैं गांधी परिवार के साथ हूं। 2024 का अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने शनिवार को सीवर लाइन डालने वाली कार्यदायी संस्था, जल निगम, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से रानीधारा सड़क मार्ग में पड़ रही सीवर लाइन का स्थलीय निरीक्षण करके कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। मनोज तिवारी ने कहा कि रानीधारा क्षेत्र में सड़क मार्ग में मडीला पंप के मुख्य पाइप
लाइन बिछी होने से सीवर के कार्य में दिक्कत की जन शिकायत मिलने पर उनके द्वारा यह निरीक्षण किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति है और यहाँ पर कोई भी कार्य करने में थोड़ा सा कठिनाइयाँ आती हैं। तो आज जल संस्थान, जल निगम, नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी के कुछ अधिकारियों को बुला के इनमें आपस में जो इनका कोऑर्डिनेशन हो सके सामंजस्य बैठाने के लिए किया गया और प्रयास किया गया कि सीवरेज का काम जल्दी हो और कहीं किसी को नुकसान ना हो। और उसके पश्चात जो बहुत समय से मोटर मार्ग हमारा ये क्षतिग्रस्त था, ये मार्ग, इसका पीडब्ल्यूडी द्वारा जल्दी इसको दुरुस्त कराया जाएगा। और नैनीताल जिले की नवनियुक्त जिलाधिकारी वंदना सिंह ने शनिवार को कलेक्ट्रेट में कार्यभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले वो अल्मोड़ा जिले की जिलाधिकारी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवनियुक्त जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। राज्य सरकार की जो नैनीताल जनपद के लिए जो भी प्राथमिकताएं हैं, यहाँ के जो इश्यूज़ हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा। जनपद में कुछ इश्यूज़ पार्किंग को लेकर, कुछ इश्यूज़ ट्रैफिक को लेकर भी रहे हैं। तो आगे जो सीज़न आ रहा है वर्तमान में लगभग 1.5-2 महीना ये बहुत ज़्यादा पीक रहेगा, उसमें इश्यूज़ सामने आएंगे, समस्याएँ आएंगी। विभागीय अधिकारी जो सक्षम हैं विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए, उनके साथ इसका रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू करके जो भी तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से निस्तारण होंगे उनका प्रयास रहेगा। मैं विभागीय अधिकारियों के साथ पर्यटन सीजन के संबंध में एक पृथक से बैठक करूंगी, तो जो भी आवश्यक निर्देश होंगे उसमें विभागीय अधिकारी। और हरिद्वार के नवनियुक्त जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने शनिवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी और खासकर ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करना उनकी प्राथमिकता होगी। इससे पहले मैं पौड़ी में डीएम के रूप में, नैनीताल जनपद में मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया है और 4 वर्षों से मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम कर रहा हूँ। तो आज मैंने पदभार ग्रहण किया हरिद्वार पवित्र गंगा पवित्र स्थल में। तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो मेरा फोकस देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग 1.2 बिलियन जो हिंदू हैं उनकी आस्था का केंद्र हमारा हर की पौड़ी या हरिद्वार। हमारे लिए 1.2 बिलियन हिंदुओं के लिए एक आस्था का एक प्रतीक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।